तो सबसे पहले आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें अनुपम सिंह जी का, जो कि वर्तमान हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कवयित्री हैं। महिला और जन आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही है। आपने 3 साल तक दिल्ली विधानसभा दिल्ली में एसोसिएट फेलो के रूप में कार्य किया है। मैंने गढ़ा है अपना पुरुष आपकी प्रकाशित पुस्तक है। मैं आप ही की कुछ पंक्तियों के साथ आपको मैं चाहता हूं कि आप माइक थामें कि हम लड़कियां बड़ी हो रही थी अपने छोटे से गांव में। लड़कियां और भी थी, छोटी अभी ज़्यादा छोटी थी, जो बड़ी थी वो ब्याह दी गई थी सही सलामत। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें अनुपम सिंह जी का। माइक आपके हाथ में जी। आप दर्शकों का बहुत शुक्रिया कि आप सुबह 11 बजे हमें सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। एक बात कि हम लोग शायद इसमें से कोई रजनीगंधा नहीं खाता, तो ये हम अपनी तरफ से निश्चित कर देना चाहते हैं कि हम रजनीगंधा नहीं खाते। हाँ, ना तो खाने को प्रमोट करते हैं किसी तरह से। यहाँ हम अपनी कविताएं पढ़ेंगे। उन कविताओं के दौरान जो हमें लगेगा कि कहना आवश्यक है, कविताओं के साथ साथ वो बातें भी आप तक पहुंचनी चाहिए, वो बातें हम करेंगे यहाँ पर। बहुत सारी कविताएं ऐसी भी होंगी कि जो हमारा इस समय का वैश्विक परिदृश्य है या देश के बाहर जो बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, उसको भी अपने दायरे में वो लेकर के आएंगी। तो हम कवि हैं, हमारे कहने का माध्यम हमारी कविताएं ज़्यादा होंगी। हम कविताएं ही आपको ज़्यादा सुनाएंगे, बातें कम करेंगे। तो क्या हम कविता शुरू कर सकते हैं? स्वतंत्र हैं, बिल्कुल आप कहिए। आप तो जी जी, शुक्रिया। बहुत सारी यंग लड़कियां बैठी हुई हैं यहाँ, बहुत सारे यंग दोस्त हैं, और जो यंग नहीं भी हैं उनके लिए भी ये कविता है, क्योंकि हम इस बदलती हुई दुनिया को कैसे देखें और कैसे समझें, इस बदलते हुए संबंधों को कैसे देखें और कैसे समझें, या एक बतौर स्त्री मैं कैसे समझती हूँ। तो इस कविता का शीर्षक है शर्तों पर टिका है मेरा प्रेम। हम कहते हैं कि प्रेम में शर्त की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि प्रेम में भी शर्त की ज़रूरत होती है। तो शर्तों पर टिका है मेरा प्रेम, मैं ये कविता आपके सामने पढ़ रही हूँ। मुझसे प्रेम करने के लिए तुम्हें शुरू से शुरू करना होगा। मुझसे प्रेम करने के लिए तुम्हें शुरू से शुरू करना होगा। पैदा होना होगा एक स्त्री की कोख से, उसकी और तुम्हारी धड़कन धड़कनी होगी एक साथ। मुझसे प्रेम करने के लिए संभल कर चलना होगा हरी घास पर। उड़ते हुए टिड्डे को पहले उड़ने देना होगा। पेड़ों के पत्ते बहुत ज़रूरत पर ही तोड़ने होंगे कि जैसे आदिवासी लड़के तोड़ते हैं। फूलों को नोच कभी मत चढ़ाना देवताओं की मूर्तियों पर। मुझसे प्रेम करने के लिए तोड़ने होंगे नदियों के सारे बांध। एक्वेरियम की मछलियों को मुक्त कर मछुआरे के बच्चे से प्रेम करना होगा पहाड़ों पर रात्रि का विश्राम। मुझसे प्रेम करने के लिए छाना होगा मेरा टपकता हुआ छप्पर, उस पर लौकियों की बेलें चढ़ानी होंगी। मेरे लिए लगाना होगा एक पेड़, अपने भीतर भरना होगा जंगल का हरापन, और किसी को सड़क पार कराना होगा। मुझसे प्रेम करने के लिए भटकी हुई चिट्ठियों को पहुंचाना होगा उनके ठीक पते पर। मेरे साथ मेरे खेतों में काम करना होगा। रसोई में खड़े रहना होगा मेरी ही तरह। क्या बात है। बिस्तर पर तुम्हें पुरुष नहीं मेरा प्रेमी होना होगा। वाह। रसोई में खड़े रहना होगा मेरी ही तरह। बिस्तर पर तुम्हें पुरुष नहीं मेरा प्रेमी होना होगा। हाँ, शर्तों पर टिका है मेरा प्रेम। हाँ, शर्तों पर टिका है मेरा प्रेम।
मुझसे प्रेम करने के लिए अलग से नहीं करना होगा मुझसे प्रेम। क्या बात है, क्या बात है। तो प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अलग से की जाती है। आप प्रेम करते हैं तो एक मुकम्मल इंसान बनते हैं और उस इंसानियत के दायरे में मनुष्य से लेकर इस दुनिया की सारी जीवित अजीवित छोटी बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो ये एक कविता थी आप सबके सामने, शर्तों पर टिका है मेरा प्रेम। इस संग्रह में एक कविता है इच्छाएं। सफ़ेद और स्याह दिनों में भी खिलते हैं इच्छाओं के लाल फूल। सफ़ेद और स्याह दिनों में भी खिलते हैं इच्छाओं के लाल फूल। मेरे कब की हजार कल्पनाओं के बाद भी मेरी स्त्री की कुछ ठोस इच्छाएं हैं। नित आकाश में विचरण के बाद भी उसे चाहिए जमीन पर एक कच्चा घर। मछलियों सी बेबाक तैराकी के बाद भी तपती रेत पर चलने का रोमांचक क्षण। अपनी खाली रह गई रात को किसी राहगीर से मांग कर भरने का सुख चाहिए। बिल्ली अपने बच्चे को जिस सावधानी से दबाए रखती है, बिल्ली अपने बच्चे को जिस सावधानी से मुंह में दबाए रखती है, उसे देख मेरी स्त्री जुड़वा बच्चे की मां बनना चाहती है। बिल्ली अपने बच्चे को जिस सावधानी से मुंह में दबाए रखती है, उसे देख मेरी स्त्री जुड़वा बच्चे की मां बनना चाहती है। बस कोई न पूछे बच्चे के पिता का नाम, बस कोई न पूछे बच्चे के पिता का नाम। क्या बात है। एक कविता है जलदस्यु। एक दूसरे के साथ तैराकी के लिए हम उतर गए थे खारे से खारे जल में। एक दूसरे के साथ तैराकी के लिए हम उतर गए थे खारे से खारे जल में। हमें जल का अवगाहन प्रिय था जलदस्यु। हमने डुबो दी अपनी अपनी नौकाएं, फेंक दिए चप्पू अपने। हमने एक दूसरे की पीठ पर तैराकी सीखी। जल बिंदु, श्वेत बिंदु और देह का वह अमर कण, हमने सभी को प्रणम्य मानकर एक दूसरे को अधिक कामार्थ किया। वे सभी बूंदें और तुम्हारा प्रेम जलदस्यु मेरे ललाट पर चमक रहा है। जल सी शीतल किरण फूट रही है मेरी आँखों से और तृप्ति से प्रफुल्लित मेरी यह देह देखो। एक दूसरे का जल चुराते और चखते हुए हमने जल के बीज बोए। अब इस जल के अखुए उगे हैं, देखो तो कैसे कैसे तरंगित हो रहे हैं। जल की सम्मिलित धारा में न अहम था न इदम, फिर भी था जल का अलग अलग स्वाद। दूर तक की इस उत्ताल तरंग में हमारा ही तो जल है जलदस्यु। वही एक जल, एक ही आग जो हमें ले आई थी जल तक। एक ही मिट्टी जो मेड़ों को तोड़ मिल रही है जल में। हे जलदस्यु, इस जल की कीमत हम अदा करेंगे। क्या बात है। संग्रह के बाहर कविताएं हैं। इस कविता का शीर्षक है इंतज़ार। हम इंतज़ार बहुत सारी चीज़ों का करते हैं, तो वैसे एक इंतज़ार यह भी है। कर रही हूँ इंतज़ार इसके बीतने का, कर रही हूँ इंतज़ार इसके बीतने का। लंबी बीमारियों और दवाइयों सी भर गई है कड़वाहट। जहन जकड़े हुए हैं, इसको तोड़ने वाला विचार कोई तो होगा, वक्त का मिस्त्री कभी। सबको नहीं मिटा सकती वक्ती आंधियाँ। प्रार्थनाओं में सुबक रही हूँ, तख्तियाँ उठाए हो रही हूँ शामिल विश्व शांति की प्रार्थनाओं में। इस वक्त का कोई तो मल्लाह होगा जो डूब गए सिक्के को पानी के तल से बाहर खोज लाएगा। गिरते पड़ते भाग रही हूँ, चलने से बीत नहीं रही हैं सड़कें।
शातिर गलमंचई करने वाले कौन लोग हैं, ठूंठ करते बस्तियां। छज्जों से झांक रही है निर्जनता, एक बेचारगी है कल्पनाओं में। नए वक्त को सिरजने वाली भाषा कोई तो कविता होगी, जिस तक पहुंचना होगा मेरे कवि को। क्या बात है। यह कविता मैंने जो एक वैश्विक परिदृश्य में घटना चल रही है, फ़िलिस्तीन में बहुत सारे बच्चे, औरतें, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, नरसंहार, उनका जनसंहार हो रहा है। यह कविता मैं अपनी उन फ़िलिस्तीन के संघर्षशील लोगों को समर्पित करती हूँ। और जहाँ भी इस तरह की घटनाएं, युद्ध, दमन चल रहा है, उन सब के लिए ये कविता है कि ये वक्त जो चल रहा है ये जल्दी ही ख़त्म हो। हम सब इसका इंतज़ार कर रहे हैं। विरोधी समय, जब यह कविता लिखी थी तो दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कोने कोने में एनआरसी और सीए का मूवमेंट चल रहा था। मैंने महसूस किया कि अगर यह एनआरसी और सीए लागू होता है तो देश के एक बड़े पैमाने पर बहुत लोगों के साथ उनके जीवन में कैसी अफरा तफरी मचेगी, कैसी आपदा आएगी। क्योंकि जो लोग अपने बच्चे के जन्म की तारीख नहीं याद रख पाते, वो लोग अपना पुश्तैनी कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे कि उनके पिता के पिता कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था और वो कहाँ से आए थे। मेरी माँ को मेरे जन्म की तारीख नहीं पता, वो बताती है कि मैं सावन के किसी सप्तमी और कौन से पाख में हुई थी। तो 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले के लोगों के पास वो दस्तावेज कहाँ से आएंगे जिस दस्तावेज को दिखाने की मांग सरकार कर रही थी। जो लोग अपना बैंक अकाउंट नहीं देख पाते कि उनके बैंक में कितने पैसे हैं, कितने निकाले गए, कितने आए, वो लोग अपना दस्तावेज कहाँ से दिखाते। तो वो जो स्थितियाँ उत्पन्न होने वाली थी उसको बतौर कभी मैंने कैसे महसूस किया, मैं आपके सामने उसको रखना चाहती हूँ। बैठते हुए उठ पड़ते हैं, सोते हुए जाग पड़ते हैं, नींद से गिर पड़ते हैं। देखते हैं किसी शिलापट्ट पर अपने ही रक्त की छींटें, सपनों से निष्कासित अपनी गोल टोपी हाथ में उठाए किसी निर्जन प्रांत में देशविहीन होकर मर जाते हैं। क्या है यह? जरूर उनका विरोधी समय होगा, उनके होने से पराजित, अपने अतीत से आहत, उनको घुटने पे ला देने की सोचता। जबकि वे 5 वक्त झुके हुए हैं अली के लिए, जबकि वे 5 वक्त झुके हुए हैं अली के लिए। इस धरती पर सिर झुकाए आकाश को उम्मीद से आंखों में आंच रहे हैं। उनकी आत्मा में वही आबेदारी है, उनकी आत्मा में वही आबेदारी है जो पंच प्रयाग में, सिंधु और सतलुज में। जरूर यह नहीं जानता होगा अलिफ बे का मानी, जरूर यह नहीं जानता होगा अलिफ बे का मानी, जिसकी सुंदर लिखावट एक नाव, एक चप्पू है जो जल के क्षितिज पर स्थिर है और गतिमान भी। मैं एक आखिरी कविता पढ़ूंगी। इस कविता को पढ़ने के पहले मैं मुक्तिबोध की 2 लाइनें आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। हर पल चीखता हूँ, शोर करता हूँ, हर पल चीखता हूँ, शोर करता हूँ कि वैसी चीखती कविता बनाने में लजाता हूँ। हम कविता को बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोते हैं, बहुत कोमल शब्दों में पिरोते हैं, लेकिन कई बार हमारे आसपास की स्थितियां ऐसी होती हैं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो उस कोमलता को चीर कर हमारी चीख को जाहिर करना चाहती हैं, लेकिन हम बतौर कभी कई बार उस चीख को नहीं आपके सामने लाते हैं, बस अपनी कोमलता और उसकी मासूमियत ही आपके सामने लाना चाहते हैं। तो आखिर में क्यों छोड़ दूं?
यह हमारा एक तरह का अधिकार है, हमारा संघर्ष है और हमारी दृढ़ता भी है। क्यों छोड़ दूं? आप इसको उस CA/NRC से भी जोड़कर देख सकते हैं। जिसका कुछ क्यों हुआ भी छोड़ नहीं। दूं? जी, जिसको लेकर इतना प्रोटेस्ट हुआ CAA, और अब क्या है उसका? किसी से मांगा ही नहीं गया डॉक्यूमेंट, बताइए। वो एक खाल पर आधारित एक पूरी की पूरी एक कल्पना थी जरूर और कुछ उसके चल रहा होगा, मुझे और आपको शायद नहीं पता, कुछ भीतर जरूर चल रहा होगा। हो सकता है कभी बाहर आए, जैसे आया था, तो हम उसका इंतज़ार करेंगे क्या होगा आप आने वाले अपनी समय में। पंक्तियों जी, मैं पर- कविता पढ़ती हूँ। क्यों छोड़ दूँ? क्यों छोड़ दूँ इस शहर को? क्यों छोड़ दूँ इस शहर को जहाँ मुझसे पहले मेरे बाप ने ईंटें ढोईं? क्यों छोड़ दूँ इस शहर को जहाँ मेरे से पहले मेरे बाप ने ईंटें ढोईं? हम कहते हैं कि इस दुनिया को किसने बनाया, तो हम दोहराते हैं कि मजदूरों और किसानों ने इस दुनिया को बनाया। दिल्ली को, मुंबई को, कलकत्ता को, भारत को, हिंदुस्तान को, इसके विकास को। अभी भी आप देख रहे होंगे कि उत्तरकाशी में टनल का निर्माण किया जा रहा है और इतने इतने मजदूर इतने दिनों से फंसे हुए हैं। तो उन्होंने इस दुनिया को बनाया है बहुत सारी कुर्बानियां देकर। तो उनकी तरफ से ये आवाज़ है कि क्यों छोड़ दूं इस शहर को? क्यों छोड़ दूं इस शहर को जहां मुझसे पहले मेरे बाप ने ईंटें ढोईं और माँ गांव में कलसती रही सुखों के लिए। जिसने मुझे सबसे ऊंची डिग्री दी और ऊंचे स्तर की बेरोजगारी भी। क्यों छोड़ दूं इस शहर को जहां मैंने हाथ का घेरा बनाकर पुलिस की मार से बचाया दोस्त को, दिसंबर की शाम वाटर कैनन से भीग कर थाने में बैठ रिहाई का गीत गाया। क्यों छोड़ दूं इस शहर को जहां मैंने सीखा प्रेम करना, जहां मैंने सीखा प्रेम करना और प्रेमी संग रही मजे से, जहां मैंने सीखा कोई भी औरत अधूरी नहीं होती, बांझ हो, विधवा हो, बेश्या हो, बिन ब्याही हो। क्यों छोड़ दूं इस शहर को? मैं धीरे धीरे इस जनपद से बढ़ूंगी राजपथ की ओर। मैं धीरे धीरे इस जनपद से बढ़ूंगी राजपथ की ओर अपने जैसे लड़ाका लोगों के साथ। ये मेरे लड़ाका साथी ही हैं। मैं धीरे धीरे इस जनपद से बढ़ूंगी राजपथ की ओर अपने जैसे लड़ाका साथियों के साथ। आखिर तानाशाहों के लिए क्यों छोड़ दूं इस शहर को? आखिर तानाशाहों के लिए क्यों छोड़ दूं इस जोरदार शहर को? तालियां होनी चाहिए। हमने कहा था कि ये स्वतंत्र मंच है, यहाँ पर आप जो आपके मन में विचार है, जो आपने लिखा है वो आप कह सकते हैं, और वैसे ही उन्होंने कहा भी। और जो शब्द फिलिस्तीन के लिए थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि फिलिस्तीन में जो होना है वो रुकना चाहिए, लेकिन साथ इजराइल के साथ जो दर्द हुआ, जो वहाँ पर कत्लेआम हुआ, उसकी भी निंदा होनी चाहिए। लेकिन मैं अब अगले गेस्ट को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि माइक थामे केतन यादव जी आप, और आप ही के शब्दों में। सबसे अमौखिक दुख सबसे अकेले भोगना पड़ता है। हर दुख आत्महत्या से पहले चिट्ठी नहीं लिख पाता। कहने से दुख नहीं मिटता, केवल उसके शब्दकोश के शब्द कम हो जाते हैं। प्लीज मैं चाहता हूं कि आप अब अपने शब्दों से इस मंच की शोभा बढ़ाएं। मैं सीधे सीधे अपनी कविताओं से अपनी बात शुरू करता हूँ। छोटी सी कविता, पहली कविता है। कविता का शीर्षक है आर्त ध्वनि। इतनी जोर से मत बोलो कि बहुत सारी आवाजें दब जाएं। इतनी जोर से मत बोलो कि बहुत सारी आवाजें दब जाएं, बल्कि इतनी जोर से सुनो कि बहुत सारी चुप्पियां बोल उठें। क्या बात है, क्या बात है। कविता का शीर्षक है थोड़ा बहुत चांद। हमारी निगाह चांद पर है, पांव धरती पर हैं। हम चांद को धरती बनाना चाहते हैं, पर हम धरती को पूरा चांद नहीं बनने देंगे। क्या बात है। हमें हमारी धरती बहुत प्यारी है, चांद मिल जाने के बाद भी। चांद पर पहुंचने का गर्व हमारे माथे पर है, पर हमारे पांव धंसे जा रहे हैं जमीन के नीचे। क्या बात है। हम चांद पर इंसान तो बसा देंगे,
लेकिन धरती पर इंसानियत बचाने का कोई उपक्रम क्या नहीं बात है हमारे बहुत पास। खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार। धरती की चुनौतियों को चाँद से देखकर शायद कुछ बेहतर उपाय सूझ जाए, पर धरती की परेशानियों के लिए हमें धरती पर रहकर लड़ना होगा। चाँद आज भी धरती के लोगों के लिए रोटी है। बहुत लोग नहीं जड़ पाए महबूब के जूड़े में चाँद। हाँ, इसीलिए मेरा हमारे वैज्ञानिकों से निवेदन है कि वे धरती के लिए थोड़ा बहुत चाँद लेते आएं। क्या बात है। बहुत सारे नए साथी बैठे हैं, तो एक प्रेम कविता का शीर्षक है बैकअप। स्मृतियां तुम्हारे प्रेम की क्षतिपूर्ति स्वरूप मिली। स्मृतियां तुम्हारे प्रेम की क्षतिपूर्ति स्वरूप मिली, जो तुम्हारे होने का भ्रम बनाए रखती हैं सदा। हाँ, तो तुम्हारे होने बांट लेता हूं तुम्हारी अनुपस्थिति फेसबुक इंस्टाग्राम से। हर स्क्रोल में दिख जाता है हमारा साथ बिखरा पड़ा, रील्स दर रील्स। मोबाइल के कीपैड पहचानते हैं तुम्हारा नाम। एक अक्षर टाइप होते ही पहुंचा देते हैं संवाद के आखिरी शब्द तक। जिसे यह सदी कहती है ऑटो सजेशन, वह तुम्हारी स्मृतियों का मशीनी षड्यंत्र भर है। क्या बात। याद रहती हो तुम उन अनगिन पासवर्डों सी, जिसे बदलने की चेष्टा में गुजरना होगा मुझे तुम्हारे साथ के सभी तारीखों से। सुबह सुबह अपना चेहरा शीशे में देखते ही जैसे ऑन हो जाता हो कोई वीडियो कॉल। अनछुए स्पर्श की कचोट से भर जाता है पूरा वातावरण। मन की सीक्रेट गैलरी में तुम्हारी कितनी ही तस्वीरें सुरक्षित रहीं, जिनके पास नहीं है विकल्प शिफ्ट प्लस डिलीट का। प्रेम स्मृतियों का बैकअप है। प्रेम स्मृतियों का बैकअप है। जो करप्ट हुआ कोई किस्सा, तो एक सिरा छूते ही खुल जाती है पूरी कहानी। अगली कविता है मेरी आत्महत्या से ठीक पहले। ये कविता उन लोगों को समर्पित है जो मरना नहीं चाहते थे। कितनी नीरवता छाई होगी उस कमरे में, उस पंखे के आसपास, उस चेयर पर जहां अब हैं केवल पंजे के निशान, एक अकाल खालीपन और उम्मीदों के अंतिम साक्ष्य। अगर तुम ठीक ठीक उसकी आत्महत्या की वजह तलाश रहे, तो तुम्हारे हाथ पूरा समाज लग सकता है। क्या बात। हो सकता है एक ही अपराधी के 100 चेहरे हों, या हर चेहरे पर एक ही अपराध बोध रहित बेशर्म चुप्पी। भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, यह बात तो तुम जानते ही होगे। और इसी कारण मॉब लिंचिंग के अपराधी अक्सर बेहद सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता होते, अति सामाजिक। क्या बात है। अपने समाज के कंधों पर लड़खड़ाते कदम पहुंच जाती है शमशान, मूक अचेत लाश। यह बात अलग है कि अर्थी उठाने का कोई नियम नहीं होता। अपनी अपनी मुक्ति की दी हुई परिभाषाओं से अलग किसी और लोक में, जहाँ न स्वर्ग का दूत होता, न ही नर्क का कोई यम, वहाँ बस काल कवलित स्वप्न होते। और क्या करे वह, कौन सा विकल्प रहा होगा शेष, जो नहीं तलाश किया होगा उसने। मोबाइल पर बहुत सारे निकटतम कांटेक्ट हो चुके होंगे उस पल अभूतपूर्व अजनबी। गैलरी की स्क्रॉल्ड की हुई सभी तस्वीरें और पूरी जिंदगी की एक शॉर्ट रील भी बहुत कमज़ोर और अप्रभावी रही होगी उस एक पल के बदले। उन ख्यालों को तकिए के नीचे सिर की तरह दबा देना चाहता होगा वह, पानी भरी बाल्टी में डुबो देना चाहता होगा आखिरी बुलबुले तक, हवा में लटकी हुई सांस टांग देना चाहता होगा, या फिर नदी की धार में समय हो जाना चाहता होगा वह। और नहीं तो फिर पी ली होगी उसने जीवन की सारी तिक्तता, जिसके सापेक्ष न कोई अमृत हुआ होगा उस सदेह के लिए। जीवन से उबरने की कोशिशों में पड़ा मन अपनी ही जाल में फंसी मकड़ी है। छटपटाते हुए एक एक खाना टूटता जाता है।
और एक पल कुछ भी नहीं होता। हाथ में थामने के लिए लड़खड़ाता हुआ आदमी नीचे गिर जाता है। आदमी मकड़ी नहीं हो पाता। वह भी जीने के लिए पैदा हुआ होता और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी रही होगी उसके लिए ज़िंदगी। और यह मानता हूँ मैं कि कोई ना कोई एक टाल सकता था उस पल को। आत्महत्या के सच्चे प्रयत्नों के बीच मौत के आ जाने और चूक जाने के मध्य एक जीवन का अंतर होता है। आत्महत्या के सच्चे प्रयत्नों में मौत के आ जाने और चूक जाने के मध्य एक जीवन का अंतर होता है। मौत के ऐच्छिक भंवर में भी जीवन का हाथ काम में होता, यह समझता है डूबने वाला आत्महत्या से ठीक पहले तक। धन्यवाद। क्या बात है। आखिरी कविता, विमर्श से चूके। न पेड़ों ने कौशल सीखा न पशुओं ने तकनीक। न पेड़ों ने कौशल सीखा न पशुओं ने तकनीक। धरा पर जैव विविधता के सारे हिस्सेदार बहुत थे। धरा पर जैव विविधता के हिस्सेदार बहुत थे, पर विकास का सारा ठेका मनुष्यों के ही पास था। और विकास के मुंह में एकदम ताज़ा ताज़ा खून। वे जो नहीं बन पाए किसी भी विमर्श का हिस्सा और न ही विमर्शकारों का पेट, जिनके आसन के नीचे दबे हैं कई घरौदे, उनकी बालकनी के बाहर केवल मातम है। जिनका क्रंदन मनुष्य की विलासिता है, रील्स में देखता है अब वह विनाश लीलाओं को। क्या बात है। रील्स में देखता है वह अब विनाश लीलाओं को। न पेड़ और अधिक पेड़ हो पाए, न पशु और अधिक पशु, बस मनुष्य ही और अधिक मनुष्य बनता गया। बस मनुष्य ही और अधिक मनुष्य बनता गया। इतना मनुष्य की सड़क के कुत्ते और पालतू कुत्ते के बीच अपनी जातियों की तरह अंतर कर लेता है। वे बैल पुनः साण हो चुके हैं आवारा रेस के, जो न खेत के रहे न कोल्हू के। नाक में अनमने कुचे लगाम के खींचने पर वायुवेग से दौड़ते थे जो घोड़े, अब न अश्वमेध के रहे न युद्ध के। जब बछड़ा मर गया अचानक, तो आदमी ने अपनी युक्ति से उसकी खाल में भूसा भर दिया और पिन्हा लिया गाय को भरपूर। जब टूटा भ्रम गौ माता का, तब भी वह बीफ तो बन ही सकती थी। दोहन करने की कला मनुष्य ने माँ की गोद से ही सीख लिया था। बरसों से सिखाया गया जंगल वासियों को वन गीतों में। जंगल इस पृथ्वी के फेफड़े हैं। जब इस दिल से पुकार उठती तो आसमान फट जाता है, बारिश हो जाती है। घने सैकत कूल पहाड़ पृथ्वी के माथ केस और बहती हुई नदियाँ उसकी नसें हैं। कितनी ज़रूरी है नसों में बहता पानी, कितना ज़रूरी है नसों में बहता पानी। क्या ये समझते हैं जंगल के बाहर के आधुनिक मेट्रोपॉलिटन बाजार के इंसान? जब मन किया पेड़ हिलाकर झाड़ लिए महुए, अद्धा ईटा चलाकर तोड़ लिया नन्हे टिकोरे। बिना सलीके सुकोमल पत्तियों सहित नोच डाले अमरूद, उकताया था मन पेड़ का भी। सोचता है कि काश टांग देता ताड़ की पेड़ की तरह अपना फल थोड़ा और ऊपर। एक दिन जो अगर हो गए सचेत, तुम्हारे षड्यंत्रों के विरुद्ध हो जाए लामबंद, नाखून तेज और टहनियाँ धारदार करके शाखाओं के घुमाव से बांधने लगे हवा। नदियाँ और समुद्र उड़ेलने लगे जो सारा जल। पहाड़ गोलाबारी के साथ बढ़ने लगे आगे। तुम कह भी नहीं सकोगे उसे कुदरती आपदा। तुम कह भी नहीं सकोगे उसे कुदरती आपदा। बीचों बीच खड़े खड़े मूक दर्शक बने देखोगे उसका नया सौंदर्य। धन्यवाद। तालियां जोरदार होनी चाहिए। प्रकृति के दुश्मन और प्रकृति, उस पर उनकी जो रचनाएं बड़ी खूबसूरत, बहुत शानदार आपने लिखा। तालियां होनी चाहिए। और मैं अब अगले गेस्ट की तरफ बढ़ता हूं। पार्वती तिर्की जी मेरे बिल्कुल बगल में बैठी हुए हैं और एक शेर में एक पहले पढ़ना चाहता हूं कि उम्र को समझने को हुस्न के समझने को एक उम्र चाहिए जाना। हुस्न के समझने को एक उम्र चाहिए जाना। दो घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। पार्वती जी, मैं चाहता हूं कि अब आप माइक थामे, लेकिन उससे पहले मैं इनके बारे में बता दूं कि उम्र ज़रूर उनकी कम लग रही है, लेकिन ये इस वक्त हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। कविताएं लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं और अब वो आगे आपको सुनाएंगे अपनी कविताएं। आप सभी को जोहार। बिल्कुल जी।
आवाज आ रही है आपकी? शब्द और अर्थ के संतुलन के लिए, देव और भूत के संतुलन के लिए। जब शब्द का अर्थ से संतुलन बिगड़ता है, देव का भूत से संतुलन बिगड़ता है, तो धरती का संतुलन बिगड़ता है। पुरखों ने जब यह संतुलन बिगड़े तो हमें एक रास्ता दिखाया है कि आप संवाद करें। तो मेरी यह बातचीत मनुष्य का जंगल से, जंगल का मनुष्य से संवाद के लिए। कविता का शीर्षक है हुलोपरिया की कहानी। हुलोपरिया हमारी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है प्राचीन समय। हुलोपरिया की कहानी दोहराई जाएगी, ऐसा 21वीं सदी के मनुष्य ने कहा और पुरखों की स्मृति में लौट गया। उसके नेत्र ने समुद्र की एक बूंद ढुलकाई जो पृथ्वी को शीतल करने के लिए काफ़ी नहीं थी। स्मृतियों में लौटा वह मनुष्य हुलोपरिया के मनुष्य से मिला। असुर पहाड़ पर लोहा गला रहे थे। लोहार लोहे को रूप देकर औजार बना रहे थे और मनुष्य उस औजार से मेढ़ तैयार कर रहा था। सीढ़ीदार खेतों से हुलोपरिया का पहाड़ सुंदर लग रहा था। धर्मेश ने मनुष्य के हाथों को सुंदर खेत बनाने की कला सौंपी थी। लोहे के फार से जमीन को चीरते हुए मनुष्य जानता था कि लोहे के फार से धरती करती है आहत, सो हर बार खेत कोड़ने से पहले वह धरती से मांगता था माफ़ी। हुलोपरिया का मनुष्य अब भी कच्ची मिट्टी का बना था। अब भी वह हल्का गीला था, हवाओं को अपने शरीर पर महसूस कर रहा था। धरती की शीतलता से हवा कोमल थी। स्मृतियों में लौटा वह मनुष्य आलर की हृदय की कोमलता को महसूस कर रहा था कि अचानक स्मृतियों ने उसे बाहर धकेला। उसने खुद को पाया बगड़ू पहाड़ के सामने। लोहे के एक बड़े औजार ने पहाड़ को बेध डाला था। धरती तप रही थी। धरती के ताप से मनुष्य का शरीर तप रहा था और 21वीं सदी का वह मनुष्य हुलोपरिया की कहानी दोहरा रहा था। देखो, लोहे के ताप से पहाड़ के फूल मुरझा रहे, खरवा नदी सूख रही, अब मछलियाँ आसमान लौट जाएंगी। देखो, सूरज के ताप से पृथ्वी फिर गर्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया, क्या बात। अगली कविता है गीत गाते हुए लोग। गीत गाते हुए हम गीत गाते हैं, हम गिटारू समाज से संबंध रखते हैं। हर मौसम के गीत गाते हैं, पंछियों के गीत गाते हैं, जंगल के गीत गाते हैं, नदी के गीत गाते हैं। गीत गाते हुए लोग कभी भीड़ का हिस्सा नहीं हुए। धर्म की ध्वजा उठाए लोगों ने जब देखा गीत गाते लोगों को, वे खोजने लगे उनका धर्म, उनकी ध्वजा। अपनी खोज में नाकाम होकर उन्होंने उन लोगों को जंगली समझा। वे समझ नहीं पाए कि मनुष्य जंगल का हिस्सा है। जंगली समझे जाने वाले लोगों ने कभी अपना प्रतिपक्ष नहीं रखा। वे गीत गाते रहे और कभी भीड़ का हिस्सा नहीं क्या बात हुए। है, बहुत बढ़िया। अंतिम कविता पढ़ूंगी। लौटना। कबूतर लौट आए थे अपने घोंसले में। रास्ते की धूल बैठ चुकी थी। बकरियों के गले की घंटी गुजरकर शांत हो चुकी थी।
ध्रुव तारा ढिबरी की तरह तेज चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। सब कुछ शांत होने की वजह से हवाएं ज़्यादा भाग दौड़ कर पा रही थीं। जंगल की हवाएं शरीर की धमनियों को कपा रही थी। घर के चूल्हे की आंच आज रात जग्गा कर रही थी। वह घर की दीवारों को सेक रही थी। ठंड की आंच के करीब सभी बैठते थे। खोपो बुढ़िया, झीपो, फूलो और हीरा। सबके सामने आसमान का तारा भी चूल्हे की आंच से उष्मा पाता था। इस रात जब हवा सुई की तरह चुभ रही थी, कोई अनचाहा दर्द उठा जब किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। घर के सबसे छोटी सदस्य हीरा घोंसले की ओर बढ़ी और देखा कबूतर के बच्चे अपनी माँ से लिपटे सो रहे हैं। एकाएक उसने खोपो बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा, यदि कभी उनकी माँ रास्ता भूल जाए और घर ना लौटे तो? उसकी बात ने ठंड थोड़ी और खोल दी। तारे दुबक कर अपनी कंबल में चले गए। तारों के जाने के बाद अलसुबह सूरज जागा। बकरियों के गले की घंटी की आवाज़ से गांव की पगडंडी झूमने लगी। लचकती हुई पगडंडी चारागाह की ओर निकल पड़ी। चारागाह में बैल बकरियों के झुंड के साथ खेलते बच्चों का झुंड था। चरवाही करते हुए वे उस रास्ते पर विशेष ध्यान देते थे। गांव की पगडंडी को शहर के किसी रास्ते ने बीच से काट डाला था। इस रास्ते इंसान रास्ता भटक जाता था। इंसान की तरह कभी कभी पशु भी अपना रास्ता भटकते थे। चरवाहों को उन पर निगरानी करनी होती थी। शहर का रास्ता बाजार की तरफ खुलता था। वहाँ करंज, महुआ और चार के फल बेचे जाते थे। उनकी कीमत तय थी, चार के बदले नमक तय था। खेसों के पिता की तरह कई लोग इसी रास्ते में भटके थे। उनके बच्चे खेलकर घर लौटते थे और गांव की पगडंडी उम्मीद करती थी कि लोग लौटेंगे अपने बच्चों के पास, जैसे कबूतर अपने घोंसलों में लौटते हैं। गांव की खोपो बुढ़िया अपने घर पर बच्चों से पुरखा ज्ञान साझा करती थी। उसके घर का एक कमरा धुमकुड़िया के लिए निश्चित था। गांव के सभी उम्र के बच्चों की कक्षाएं तय थी। छोटे बच्चे गुलेल बनाना सीखते थे, फसलों की निगरानी करने सीखते थे। उत्पाती जानवरों से सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी थी। बड़े बच्चे बच्चियां परस्पर मदद सीख रहे थे। गांव में मदैत की परंपरा थी। पुरखैती ज्ञान कहती है, जंगल के निर्माण में देव भूत दोनों का सहयोग है, इसलिए दोनों में संतुलन आवश्यक है। एक शाम धुमकुड़िया में खोपो बुढ़िया ने बच्चों को बताया, संतुलन के बिगड़ने से मनुष्य अपनी राह से भटकता है। शहरी रास्ते का नया भूत जो लोगों के राह भटकाता है। बाजार में महुआ की कीमत तय हो रही है, लेकिन सौदागर बढ़ना भूत को महुआ का मोल नहीं चुका सकते। जंगल की गाढ़ी हवा उसके बोए पोखरों से ठंडी है। जंगल में मनुष्य के दखल से पहले जंगल उसका था। मनुष्य ने उसके महुआ की सुरक्षा की संधि की थी। बंडा भूत ने बताए थे महुआ के औषधीय गुण और कहा था, संधि अगर टूटी तो महुआ खो देगा अपना औषधीय गुण। सांझ होते ही चेरे बेरे करते हुए पंछी लौट रहे थे और मनुष्य अपने नन्हे बच्चों को छोड़
बाजार के चक्कर लगा रहा था। वहाँ से घर का रास्ता अधिक जटिल हो गया था। गांव की अखड़ा व्यवस्था, धूमकोड़िया, पढ़ा व्यवस्था भंग हो रही थी। कोड़ा से न लौटे पिताओं के बच्चे मांदर नगाड़े से कोई धुन नहीं सीख पा रहे थे। अखड़ा लोगों को गीत सिखाने में असमर्थ हो रही थी। गीत अखड़ा से विदा ले रहे थे। इस बीच कोई नए राग में अपने घर के दरवाजे पर बैठकर गीत गा रहा था, शहर ना जाओ संगी। धुमकोड़िया से बच्चे गायब हो रहे थे। शहर से लौटे लोगों को गांव के सबसे बुजुर्ग से बात करने में असहजता हो रही थी। अपने नवजात बच्चों को देखकर अब कोई भी अपनी भाषा में गीत नहीं गुनगुना पा रहा था। अभी जन्मा हुआ बच्चा तमाम खिलौनों के बीच था। गांव की पगडंडी को शहर की ओर खुलने वाले जिस रास्ते ने बीच से काट डाला था, वह रास्ता बढ़ते बढ़ते अखड़ा धूमकोड़िया होते हुए घर के चूल्हे तक पहुंच चुका था और चूल्हे की आंच के करीब लोगों की जगह खाली हो चुकी थी। उनका लौटना मुश्किल था, जैसे जन्म ले चुके बच्चे का अपनी माँ के गर्भ में लौट पाना असंभव है। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए। और मैं अब आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर पन्ना त्रिवेदी जी को। जितना अच्छा हिंदी में लिखती हैं उतना अच्छा गुजराती में भी लिखती हैं। और चूंकि इस सेशन का नाम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, तो मैं आपसे कहूँगा कि कहिए कि सच जिंदा है अब तक। बोलो, जो कुछ कहना है कह लीजिए। शुक्रिया। आवाज़ आ रही? बिल्कुल आ रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नज़र आती है हमें। क्या बात है। जहाँ कहीं भी साहित्य की बात हो, शब्द की बात हो, संवेदना की बात हो, भावनाओं की बात हो, वह धरती अपने आप चांद से बेहतर बन जाती है। क्या बात तो है। साहित्य के बज़्म में आना और मुझे यहाँ निमंत्रण दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले आज तक के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। मैं मेरे समय के सवाल लिखती हूँ। मेरी कविता मैं और क्यों को जानने की एक प्रक्रिया है। अगर मुझे मेरा समय और मेरा समाज सोचने पर मजबूर नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है, तो समझिए आप में कुछ गड़बड़ी है। हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मपरीक्षण की ज़रूरत है। तो मैं मेरी कविता में मेरी सांसें दर्ज करती हूँ और मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये दिन हमारे क्रिया प्रतिक्रिया व्यवहारों के दिन हैं। हम इतने उलझे हुए हैं कि हम दूसरों को सुनना भूल गए हैं, शायद हम प्रेम करना भूल गए हैं, शायद हम बात करना भूल गए हैं। मैंने भाषा पे बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो ये सोच विचार विमर्श के दिन है। मुझे एक सवाल और भी लगता है कि कोई पोएट, कोई कवि क्यों ऐसा लिखता है कि मेरे घर आना ज़िंदगी, या दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। तो हम सब सांसें ले रहे हैं पर ज़िंदगी है कहाँ। तो दरअसल साहित्य जीवन में जीवन की खोज का नाम ही साहित्य है। तो मैं कुछ कविताएं सुनाऊंगी। मैंने स्त्री विमर्श पे कविताएं लिखी है। हमेशा जब देश की बेटियों के साथ गलत होता है तो मन बहुत कचोटता है। अच्छी बात है, मोमबत्ती लेकर हम न्याय के लिए खड़े होते हैं, लेकिन वह दिन कब आएगा जब हमें मोमबत्ती जलानी ना पड़ेगी। मेरी एक कविता है अज्ञातवास। द्रौपदी का अज्ञातवास कब का पूर्ण हो गया, पर अभी भी भारतीय नारियों का सामाजिक अज्ञातवास अभी भी बरकरार है। हम रंगभेद की नीति का चाहे कितना भी विरोध कर ले, मानसिक रंगभेद अभी भी हमारे जहन में है। तो ये सब सवाल है। एक सवाल और भी है कि औरतें आत्मकथाएं क्यों लिखती है ना। तो हम ये कहते हैं कि औरतों के पेट में एक भी बात नहीं टिकती, तो उस हिसाब से तो बहुत सारी आत्मकथाएं होनी चाहिए थी।
लेकिन आत्मकथाएं नहीं लिखती। दरअसल औरतें छुपाती बहुत है, वो अवहेलना छुपाती है, दफ्तरों में उनके साथ किए गए व्यवहार और तिरस्कार छुपाती है, और वो मुआवजे की हकदार है पर फिर भी उनके हक का सम्मान भी नहीं मिलता। तो मेरी कविताएं कुछ ऐसे विषय पर मैंने लिखी है। तो मैंने पहली कविता मैं पढ़ूंगी, मोमबत्ती। अक्सर हमारी आंखें उजाला देख चमक उठती है। उजाला किसी भी आंखों के लिए उत्सव का दूसरा नाम है, मगर उदास हो जाती है अक्सर ये आंखें जब किसी चौराहे पर मोमबत्ती जलती है। अमूमन किसी गांव के चौराहे पर मोमबत्ती नहीं जला करती, फिर भी कुछ तो जलता है वहाँ भी। चौराहे के पत्थर चीखते हैं हवा के कानों में, क्या हम आदिम युग में है? इन दिनों जब किसी भी शहर के किसी भी चौराहे पर मोमबत्ती जलती है तो किसी लड़की की इज्जत ही नहीं जलती, जलती है उसकी चीखें भी, उसके परिजनों की उम्मीद भी, आसमान छूती लाखों बेटियों के पंख भी, हमारे हाथों सौंपी जो पूर्वजों ने उस संस्कृति की विरासत भी, हमारे इंसान होने की गवाही भी, और उस रोशनी में थिरकती है दहशत की नंगी परछाई भी। जब किसी शहर के चौराहे पर मोमबत्ती जलती है तब इंसानियत की रूह जलती है, और जब रूह जलती है तब धुआं नहीं उठता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दूसरी कविता है, बचा हुआ आदमी। देश उन्नति कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, और हम जानते हैं कि शाम पड़े हिंदू को भी रोटी चाहिए और मुसलमान को भी रोटी चाहिए। तो एक कविता, बचा हुआ आदमी। वह आदमी जो अभी अभी भागा है शहर के गली कूचों से, दंगों के बीच से, भागा भागी दौड़ा दौड़ी सहमा सहमी अफरा तफरी, कांप रहा था कुछ देर तक हलाल होते मुर्गे की तरह, मगर अब पत्थर की आंखें जड़े खड़ा है बदहवास। दाढ़ी तो है मगर पता नहीं हिंदू है या मुसलमान, ब्राह्मण है या मुल्ला, जने उतार कर आया है या अल्लाह का ताबीज़, जय सियाराम बोलता था या खुदा हाफिज़, या अब कभी कुछ बोलेगा भी या नहीं, क्योंकि अब वह कुछ बोलता ही नहीं है। वह आदमी जो दंगाइयों के खूनी पंजों से बचकर निकल आया है सही सलामत अपने घर में, फिर भी उसे लगता है शहर में, या शायद वह समझ ही नहीं पा रहा घर में है कि है मुर्दा घर में। वह आदमी अब बौखलाता नहीं है चाकू की धार से या रक्त की फुहार से, आग के गोले से या गोलियों की बौछार से, घुटता भी नहीं है दम उसका जलाई गई बस्तियों के धुएं से या उसकी लपटों में घिरे जलते बदनों से। वह आदमी अब चौंकता नहीं है, ना ही थरथराता है अपने ही सामने नंगी की जाती औरतों को देख, या बीच सड़क पर दुशासनों के हाथ खींचे जाते लड़कियों के आंचल को देख। माँ हो या अम्मी, मुन्नी हो या बुढ़िया, मांस जो दिखा है औरत का, पसीजता नहीं है उसका दिल चॉकलेट केक की तरह काटे जा रहे मासूम बच्चे के गले को देख, और चिल्लाता नहीं है दिन दाढ़े शरीर से काटी गई आंतों को देख, क्योंकि किसी भी बूढ़े बाप की आंखें आंतों से पहले देखेगी उसके मरे हुए जवान बेटे के कंधों की ओर, जिस पर सवार होकर करना था उसे अंतिम सफ़र। वह आदमी जो कभी चूहे से डरता था बहुत, अब वह डरता नहीं है कुत्ते के तीक्ष्ण दांत या लार से। शायद इस वक्त वह सोच रहा है वह है क्या, मुर्गा, कुत्ता या तीसरा? वह तीसरा शायद हो सकता है कसाई, वह तीसरा शायद करता उसे हलाल इस वक्त, तो रक्त नहीं निकलती रेत यकीनन। बचा हुआ वह आदमी बच गया है जिंदा रहने से। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत सारे युवा बैठे हैं तो ये कविता उनके लिए। कविता का शीर्षक है होली। इतने सख्त क्यों हो, मिट्टी बन जाओ ना थोड़ी देर के लिए।
मैं पानी से भिगो दूँ तुम्हें, तुम चंदन की तरह महक जाना। मैं अपने आप ही पानी से चंदन हो जाऊंगी। इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो? चांदनी भी तो चांद को भिगोती है ना, अपनी दुधेल रोशनी से। आकाश के वृंदावन में खेलती है होली, चांदनी भरी पिचकारी से खुशी खुशी भीगता है ना चांद। इधर एक मैं हूँ, हर बार बारिश की तरह बरसती हूँ, और उधर एक तुम हो कि हर बार छाता खोल लेते हो। क्या बात है। अगली कविता है प्रेम। हम कितना कुछ भूलने लगे हैं। शक्कर के दाने को उठाती हुई चींटियों को देखना, चांद से बहुत दूर थरथराते एक छोटे से तारे को निहारना, हवा के तेज झोंके से गिरते हुए पत्तों की बातें सुनना। हम भूलने लगे हैं स्मृतियों को पुकारना, भूलने लगे हैं धूप में साथ चलती हुई परछाई को देखना, भूलने लगे हैं प्रेम करना भी। हम एक दूसरे के लिए आलीशान दरवाजे खोल देते हैं, लेकिन जर्जर खिड़कियां नहीं। क्या बात है। एक कविता, जी जी जी। छोटी कविता है, कुछ 2-3 पढ़ देती हूँ। अनबन का दस्तूर उनकी दुनिया में कहाँ, अनबन का दस्तूर उनकी दुनिया में कहाँ, आसमां ने कभी चांद को तलाक दिया है क्या। एक छोटी कविता है। दूसरा है, ये तारीफ, ये गर्म जोशी, उफ तुम्हारी ये हमदर्दी, लिबास के ऊपर लिबास, आखिर ये मांजरा क्या है। क्या बात है। आखिर ये माजरा। और अंतिम, तू ही बता कैसे पहचानूं मैं तुझे। हाँ। हवा का लिबास पहन तो पूछता है रंग उसका। क्या बात है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब हम अगले कवि को आमंत्रित करते हैं, और विहाग वैभव जी, मैं चाहता हूं कि अब आप माइक थामें। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आते हैं, और अब सुपरिचित कवि हैं विहाग वैभव जी। और इनकी जो कविताएं होती हैं वो थोड़ा सा विचलित कर देने वाली होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप बोलें, आप अपनी कविताएं सुने, ताकि लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाए आपके बारे में, आपकी कविताओं के बारे में। धन्यवाद राजीव जी। अभी पूरे कार्यक्रम में जो बगल से शोर आ रहा था, मुझे अचानक से रूमी याद आए। रूमी एक महान दार्शनिक हुए। उनकी एक कविता में पंक्ति आई कि अपनी आवाज़ को नहीं, अपने शब्दों को उठाओ। क्या बात है। अपनी आवाज़ को नहीं, अपने शब्दों को उठाओ। बादल नहीं, बारिश ही उपजाते हैं फूल। क्या बात है। तो अपने कविता पाठ के पहले अनुपम जी ने जो कुछ भी कहा, उसे मेरी भी बात मानी जाए। पिछले दिनों क्या, लगभग 6-7 महीने पहले मुझे बहुत कम समय के लिए शिलांग में रहना हुआ, जाना हुआ। वहाँ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला। तो जो मेरा आवास था और जो विभाग की दूरी थी वो कुल 1-1.5 किलोमीटर की थी। और आप जानते हैं वो बहुत ही अच्छी जगह हैं, पहाड़ी जगह हैं। तो इन दूरी को 2-3 महीने मैंने जब तय करता था, पैदल तय करता था, तो बहुत ही अनजाने नए घास नुमा फूल मिलते थे। मैं उन फूलों को नहीं जानता था, नहीं पहचानता था। तो लौटने पे जो कुछ मिला मुझे, उसमें एक 2 महीने की पेमेंट के अलावा ये कविता भी थी। तो छोटी छोटी कुल 25 खंडों में है, लेकिन मैं 4 से 5 खंड सुनाता हूँ इसका। कविता का शीर्षक है कितने फूल थे। कितने फूल थे जो तुम्हारे जूड़े के लिए तरसते रहे। कितने फूल थे जो तुम्हारे जूड़े के लिए तरसते रहे, और दूर कहीं पहाड़ी जंगलों में लावारिस मारे गए। 2 बहुत छोटी छोटी 1 या 2 पंक्तियों की कविता। 2 कितने फूल थे जिन्हें तुम
सिर्फ छूकर तितली बना सकती थी। बहुत सारे फूल थे, अलग अलग गंध थी, अलग अलग रूप थे। बहुत सारे फूल थे, अलग अलग गंध थी, अलग अलग रूप थे, पर एक फूल ने दूसरे फूल से कभी नहीं कहा कि तुम अछूत हो। क्या बात है। 4, एक तुम थी, दूसरे रात रानी के फूल। एक तुम थी, दूसरे रात रानी के फूल। मैं मौज जैसी नींद में भी बता सकता था मेरे पास कौन है। बहुत बढ़िया। इस श्रृंखला की 5वीं और आखिरी। एक फूल की आड़ में छिप जाते थे हत्यारे। एक फूल की आड़ में छिप जाते थे हत्यारे और कहते थे कमल खिलेगा। अगली कविता है ये देश उनका है। वे जो अधपके खेतों में धूप का सही सही ताप पहुंचाते हुए दह गए, वे जो बस्ती भर की प्यास की खातिर धरती में उतरे और पाताल में बह गए, वे जो हमारे लिए बनाते हुए नया घर नींव में मिट्टी की कमी महसूस कर खुद जवान इमारत की तरह ढह गए, ये देश उनका है। जो किसी वीरान अरहर के खेत में छोड़कर अपना बिलखता हुआ चांद प्रशांत आंखों से चले आए फांसी के तख्त तक हमारे बेहतर कल का ख्वाब लिए, ये देश उनका है। ओ अनंत अय्यास लालसाओं के अमानुषों, तुम जो इस देश को अपनी जागीर समझते हो। ओ हत्या हवस के दंभी देवताओं, तुम जो सिंहासन के संतुलन के लिए हर बार किसी पाए दबा लेते हो अनगिनत मानुष लाशें। तुम कि जिनका धर्म हत्या है, तुम कि जिनका व्यापार धर्म है, तुम कि जिनका इतिहास घृणा है, तुम इस देश के बाशिंदे नहीं, तुम्हें इस देश से जाना होगा। ये देश उनका है जो धूप में दह गए, पाताल में बह गए, जो फांसी को गह गए। कविता में व्यंग क्षमता की एक अलग मुकाम है, उनको अलग विशिष्टता हासिल है। कविता का शीर्षक है हत्या पुरस्कार के लिए प्रेस विज्ञप्ति। वे कि जिनकी आंखों में घृणा समुद्र सी फैली है अनंत नीली काली, जिनके हृदय के गर्भगृह में विधर्मियों की चीख किसी राग की तरह सद रही है सदी के भोर से ही, सिर्फ और सिर्फ वही होंगे योग्य इस पुरस्कार के। जुलूस हो या शांति मार्च, श्रद्धांजलि हो कि प्रार्थना सभा, जो कहीं भी कभी भी अपनी आत्मा को कुचलते हुए पहुंच जाएं, उतार दे गर्दन में खंजर, दाग दे छाती पर गोली, इससे तनिक भी नहीं पड़े फर्क कि गर्दन 8 साल की बच्ची की थी, छाती 78 साल के साधु की थी। देश के ख्यात हत्यारे आएं, अपना अपना कौशल दिखाएं, अलग अलग प्रारूपों में भिन्न भिन्न पुरस्कार पाएं। मसलन बच्चों की हत्या करें, चिकित्सा अधिकारी बने, स्त्रियों की हत्या करें, सुरक्षा अधिकारी बने, विधर्मियों की लाशें कब्रों से निकालकर फिर हत्या करें, मुख्यमंत्री बने, देश की छाती में धर्म का धुआं भरकर देश की हत्या करें, प्रधानमंत्री बने। इच्छुक अभ्यर्थी हत्या पुरस्कार के लिए निःशुल्क आवेदन करें। इच्छुक अभ्यर्थी हत्या पुरस्कार के लिए निःशुल्क आवेदन करें और आश्वस्त रहें, पुरस्कार निर्णय की प्रक्रिया में बरती जाएगी पूरी की पूरी लोकतांत्रिकता। बढ़िया। अभी कुछ सालों से थोड़ा माहौल इस चीज़ को लेकर बदल गया, नहीं तो अभी लगभग 5-7 साल पहले तक विश्वविद्यालयों में हमारे साथ के लोग
फूलन देवी को हत्यारा कहने में कोई झिझक नहीं महसूस करते थे। वो खुलेआम कहते थे फूलन हत्यारीन है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, जो मिली। फूलन के बारे में हमने भी सोचा है, हमारे लोगों ने भी सोचा है। यह कविता फूलन के लिए है, लगभग फूलन के लिए। उसकी काया हाड़ और मांस से निर्मित थी, ऐसा लोग कहते हैं। वह सही सही पत्थर और आग से बनी थी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। फूलन ने जब धरती को चूमा तब वो फूल जैसी थी, करुणा के 2 फूल सी आँखें, महकती हुई मुलायम मन वाली बच्ची। तभी तो माई ने नाम रखा फूलन देवी। हाँ, तो एक दिन जब वह बड़ी हो गई तो जात और दौलत का धतूरा खाए पिशाचों ने उसकी आत्मा को उसकी हड्डियों से इतना घिसा कि वह पत्थर हो गई। कुछ सिद्ध देवताओं का वरदान पाए अमानुषों ने तिस पर भी नहीं माना, पत्थर हो गई फूलन को पत्थर से घिसा। इस तरह से तब फूलन आग हो गई। कविता में कहना मुमकिन नहीं कि कैसे उसकी यौन को बैल की तरह जोता गया और स्तनों को चमार की तरह खटाया गया। अब जब अय्याश जुबानों के कहे फूलन को हत्यारीन कहते हैं, तब मैं पूछना चाहता हूँ, गुजरात की नदियों में जिसने पानी की जगह खून बहाया वह कहाँ है? मैं भोपाल और मुजफ्फरनगर पूछना चाहता हूँ, बाबरी और गोधरा पूछना चाहता हूँ, उन सभी हत्याकांडों के बारे में पूछना चाहता हूँ जो किसी समाज सेवा की तरह याद किए जाते रहे हैं। और अब मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार किए बगैर गर्व से सिंची आवाज़ और सम्मान से तना मस्तक उठाए कहना चाहता हूँ, हाँ, वह हमारे इतिहास की बहादुर लड़ाका है। इस देश की आधी मर्द हुई आधी आबादी के बीच वह पहली पूरी औरत है। एक औरत जो अपने हक के लिए लड़ना सिखाती है, एक औरत जो आत्मा के घाव भरना सिखाती है। बेशर्म कथकहों का क्या है, वे सच छुपाने के लिए चिल्लाकर कहते ही रहेंगे कि उसकी काया सिर्फ हाड़ और मांस से निर्मित थी, और हम कविता में चुपके से अपनी बात छोड़ आएंगे। फूलन जन्मी तो फूल सी थी, पर वह सही सही पत्थर और आग से बनी थी। क्या बात है। कविता है, बहुत मामूली सी चीज़ें चाही थी उन्होंने, बहुत मामूली सी चीजें चाहिए थी उन्होंने, बहुत मामूली सी चीज़ें चाही थी उन्होंने। मेरे पुरखों ने एक छत चाही थी, धूप सर्द और बारिश से जो छिपा सके सिर। बच्चे जब थरथराते थे ठंड से तो पिता की आत्मा कटी पतंग सी कांपती हुई गिरने लगती थी पीड़ा के महासागर। खेत का इतना भर टुकड़ा चाहते थे वे कि मुट्ठी भर भूख की मक्तल नुमा हवेली पर बधुआ हुए बगैर परिवार को जिंदा रखा जा सके, और न्यूनतम आत्माभिमान का सौदा कर लाए गए अन्न से बच्चों की क्रूरतम मृत्यु को स्थगित किया जा सके। जबकि वे जानते थे मनुष्य के नंगेपन के आगे देह का नंगापन कुछ भी नहीं, फिर भी बच्चों का बीबी का तन ढक जाए कि सभ्यताएं बची रह जाएं नंगी होने से, इतना भर कपड़ा चाहते थे मेरे पुरखे। कुछ एक थे जिन्होंने इन सब से उबर कर एक देश चाहा था, कोड़ों से कत्ल हुए बगैर जिसे वे अपना कह सकें। पर धर्म की आग पर पके अजन्मी पीढ़ियों के गर्भ से सुखाए शराबी की उल्टियों की तरह तुम्हारी सभ्यता सदियों दूर से गंधाती है मुझे। पर धर्म की आग पर पके अजन्मी पीढ़ियों के गर्भ से सुखाए शराबी की उल्टियों की तरह तुम्हारी सभ्यता सदियों दूर से गंधाती है मुझे। मैं देखता हूँ कि वहाँ अय्यास इतिहास के कोटरों में अकूत अनाज सड़कर बजबजा रहा है कि सभ्यता के संग्रहालय में रखी वह जड़ीदार शेरवानी मेरे पुरखों की हड्डियों से बनाई गई हैं। एक भूख सदियों से मेरा पीछा करती है, एक आदिम कराह सीने में सारंगी की तरह बजती रहती है। तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें मेरी पीठ पर कोड़ों के 1000 निशान मिलेंगे। माँ कहती है जन्मजात हैं ये निशान। भूख भर अन्न, धूप भर छत, प्यास भर पानी,
बहुत मामूली सी चीज़ें चाही थी मेरे पुरखों ने, पर घृणा के मवाद का खाद पाकर लहलहाती हुई तुम्हारी सभ्यता ने उन्हें भूख में डुबो कर मारा, पानी से बांध कर मारा, इतिहास की छत बनवाई और छत में चुनवा कर मारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कविता है, अभी बस अभी एक नारा लगेगा। हमारे पिछले 8-10 सालों में खूब नारे प्रचलित हुए, उसी में से एक नारे के संदर्भ में है ये। अभी बस अभी एक नारा लगेगा और भीड़ से निकलेगा एक लहूलुहान व्यक्ति। भीड़ उसे बार बार घेरेगी, नारा लगाएगी और मार देगी। अभी बस एक नारा लगेगा और चवन्नी उछाल कर बेच दिया जाएगा राष्ट्र का संविधान। अभी बस एक नारा लगेगा और विभत्स बलात्कारियों के समर्थन में उमड़ आएगा एक जनसैलाब। अभी बस एक नारा लगेगा और एक स्वाभिमानी राज्य का कटा सिर हवा में लहराते एक अमानुष नेता पिशाच के पितामह की तरह करेगा विजय घोष। अभी दवाइयों के अभाव में मर जाएंगे कुमुदनी की कली से नाजुक हजारों हजार बच्चे, और हर सवाल के जवाब में सुनाई देगा वही एक नारा, अभी बस अभी एक नारा लगेगा और एक भव्य भरभराहट से ढह जाएगा पूरा का पूरा देश। एक छोटी और एक छोटी सी कविता थी, सपने की मुश्किल। मेरे सपने में एक नाव थी, मेरे सपने में एक नाव थी जिस पर सवार होकर मैं तुम्हें भगा ले जाता था, पर हर सपने की एक ही मुश्किल थी, किनारे लगने के पहले नींव टूट जाती थी, नाव डूब जाती थी। ये आखिरी कविता है। अक्सर होता है हमसे, बहुत सारे लोग सहमत होते हैं, असहमत होते हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं आपको, लेकिन किसी भी मनुष्य का एक निजी जीवन होता है और वह इन सारी प्रतिक्रियाओं को अपने निजी जीवन में कैसे झेलता है, कैसे गुजारता है। कविता का शीर्षक है तुम्हारे बगैर लड़ना। तुम्हारे जाने के बाद मैं राह के पत्थर जितना अकेला रहा, फिर एक दिन सिसकियों को एक खाली कैसेट में डालकर किताबों के बीच छिपा दिया। बहुत से लोग थे जिन्हें फूलों की ज़रूरत थी, मैंने माली का काम किया। किसी कमज़ोर के खेत का पानी किसी ने लाठी के दम पर काट लिया। दोस्तों को जुटाया, हड्डियों को चूम लेने वाली सर्दियों की रातों में घुटने तक पानी में खड़ा रहा, न्याय के लिए विवेक भर अड़ा रहा। एक गेहूं उगाने के लिए खोलने होते हैं कितने मोर्चे, कितना आसान है खारिज कर देना एक वाक्य में पूरा का पूरा जीवन। किसी की खुशी में शामिल हुआ तो भूल गया कि समय का पत्थर बरसाती बिजलियों की तरह सीने में चिटकता है इन दिनों। तुम्हारे जाने के बाद भी हिम्मत भर लड़ा और थका तो सपने में जाकर रोया। पर मेरी तुम, काश आज तुम मुझे सुन लेती। हत्यारों में किया गया हूँ शामिल, आतताइयों का दोस्त बताकर किया गया है अट्टहास। पीठ पर बढ़ते जाते हैं अभिव्यक्तियों के घाव। मैं वहाँ हूँ जहाँ से इंसान का दायां हाथ अपने ही बाएं हाथ को पहचानने से इनकार कर देता है। काश आज तुम मुझे सुन लेती, काश मैं तुम्हें छू सकता, जैसे इस दुनिया से बचाती हुई अपने सीने में मुझे छिपाती हुई तुम कह देती, नहीं तुम्हारी गर्दन तुम्हारी आवाज़ की कीमत नहीं चुकाएगी, तुम्हारा जन्म एक भयंकर हादसा नहीं था। धन्यवाद। क्या बात है, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे सभी गेस्ट के लिए, सभी मेहमानों के लिए, और उनकी कविताएं आपने सुनी। आप सभी आज तक साहित्य आज तक का हिस्सा बने, आप सभी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।